लेट्स स्टार्ट। टाइम तो हो गया है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स भी कुछ आ रहे हैं। ओके, कल हमने डिस्कस किए थे टेम्परेचर सेंसर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, दो बेसिक टाइप्स थी, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हमने उसमें थर्मोस्टेट भी डिस्कस किए थे, थर्मोमीटर भी डिस्कस किए थे। सिंपल जो थर्मोमीटर है, मर्फी थर्मोमीटर जैसे, वो भी कॉन्टैक्ट में आता है। और उसके अलावा जो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिव टेम्परेचर सेंसर्स हैं, थर्मिस्टर्स हैं, वो भी कांटेक्ट में आते हैं। और उसके अलावा थर्मोस्टेट्स में हमने बायोमेटालिक थर्मोस्टेट और कैपिलरी ट्यूब थर्मोस्टेट उसको डिस्कस किया था। और नॉन कॉन्टैक्ट में हमने क्या था, इंफ्रारेड के टेम्परेचर सेंसर्स। तो मैंने कहा था आईआर सेंसर दो तरह से यूज़ होते हैं। एक तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है, उसमें बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हीट एमिट होती है, हर ऑब्जेक्ट से क्या रेडिएशन एमिट होती हैं जिसका टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से अबव हो। यानी स्मॉल से स्मॉल टेम्परेचर भी है तो वो ऑब्जेक्ट रेडिएशन, हीट रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। उनको हम इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, तो यानी इनकी वेवलेंथ जो, इंफ्रारेड क्यों कहते हैं हीट रेडिएशंस को? विजिबल में लाई नहीं करता, और इनकी जो वेवलेंथ है वो रेड से ज़्यादा होती है। ठीक है, रेड से नीचे स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम में रेड है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जो ब्लू है या वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है, 300 to 700 नैनोमीटर। यही है ना, 300 to 700 नैनोमीटर। इससे वायलेट से अबव के अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और रेड से बिलो जो है बाकी जो वेवलेंथ आएगी ग्रेटर ही आएगी ना, बिलो रेड जो है। ठीक है, 300 से बिलो आएगी, उसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। तो ज़रा हीट वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ये सारी क्या है, कल हमने रेंज भी यहाँ बताई थी, नोट्सों में आपके लिखी होगी, आप चेक कर सकते हो। 4 माइक्रॉन से लेके रफली क्या है, आई थिंक 20 माइक्रॉन तक, इस रेंज में। 4 माइक्रॉन मीन 4000 नैनोमीटर। ठीक है, इस रेंज में हीट रेडिएशन की वेवलेंथ लाई करती है। 4000 से क्या, 20,000 नैनोमीटर, या 4 माइक्रॉन से 20 माइक्रॉन जो है इसकी रेंज है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 to 20 माइक्रा। ठीक है, आई आर सेंसर्स मेजर्स द इंफ्रारेड एनर्जी emitted फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन द 4 to 20 माइक्रोन वेवलेंथ एंड कन्वर्ट रीडिंग टू अ वोल्टेज, और उस रीडिंग को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उस रीडिंग को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको हम फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेंस। यानी जो आई आर सेंसर होता है, इसके अंदर सबसे फ्रंट पे एक लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस है, जो रेडिएशन को फोकस करता है, हीट रेडिएशन को फोकस करेगा। और वो फोकस करके क्या है, एक उसके अंदर सेंसर एक और लगा होता है, तो उसे थर्मोपाइल कहते हैं। थर्मोपाइल का काम क्या है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी इसके अंदर थर्मोपाइल लगा होता है, लेंस के बाद आगे थर्मोपाइल लगा है, वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ज़ाहिर है ये हीट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी हीट ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़्यादा, ईएमएफ या वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगी, उससे हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या है, जो typical IR technology uses a lens to concentrate radiated energy onto a thermopile. The resulting voltage output is amplified and conditioned to provide a temperature reading. थर्मोपाइल वो सेंसर होता है, बेसिकली ये सीरीज ऑफ थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल का क्या काम है, हीट को किस में कन्वर्ट करना, वोल्टेज में। यही काम करता है ना थर्मोकपल भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके दोनों तरह से, डायरेक्ट एज ए टेम्परेचर सेंसर भी थर्मोकपल को यूज़ कर सकते हैं, और आईआर सेंसर में भी यही काम करता है। क्योंकि आईआर भी हीट को क्या है, हम हीट डिस्टेंस से भी आ सकती है, किसी ऑब्जेक्ट से किसी फासले से भी जो है, उससे हीट एनर्जी को हम फोकस करके उसका टेम्परेचर क्या है ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये सीरीज और थर्मोकपल लगे होते हैं आईआर में जो है, उसमें सॉरी थर्मोपाइल में जो है। ठीक है, वैसे इन जनरल थर्मोपाइल ऐसे डिवाइस को कहते हैं, ऐसे सेंसर को कहते हैं जो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है जो। ठीक है, और ये काम हम थर्मोकपल से लेते हैं जो है। कोई और भी इस तरह का सेंसर है जो हीट को दूसरी में कन्वर्ट कर सके, तो वो भी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें आई आर सेंसर जैसे हम के इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं कि कुछ आई आर सेंसर आपने जो हॉट ऑब्जेक्ट है उससे जस्ट फ्यू इंचज़ के फासले पे रखना होता है, लेट से 2 इंच। जैसे हमने हमारे ये फॉरहेड का, माथे का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम बड़ा क्लोज सेंसर लेके जाते हैं, क्योंकि हर सेंसर की रेंज है। ज़्यादा फासले पे रखेंगे तो रीडिंग नहीं देगा आपको, ठीक है, या इनएक्यूरेट रीडिंग देगा। तो ये जो कंपनी डिज़ाइन करती है वो रेंज बता देती है,
इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट हैं तो फिर उसके लिए रेंज ज़्यादा होती है IR सेंसर्स की, कि आप ज़्यादा फासले पे भी खड़े होकर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हॉट होगा उसके करीब जाना उतना ही डिफिकल्ट होगा ना। तो आप सेफ डिस्टेंस पे रह के उसको मेजर करना चाहते हैं, तो फिर ज़्यादा जो बड़ा हाई टेम्परेचर मेजर करना है उनके लिए IR सेंसर की रेंज ज़्यादा होती है, ज़्यादा फासले से आप मेजर कर लेते हैं। और जो जिस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कोई नो प्रॉब्लम, ह्यूमन बॉडी की हीट कितनी होती है, तो ये आप इनकी रेंज बड़ी कम होती है, बड़ा क्लोज सेंसर आपको क्या रखना पड़ता है। फिर इनके फ़ायदे क्या हैं कि जैसे आजकल कोरोना है, आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो कंटामिनेटेड हो जाएगा आपका सेंसर जो है, ठीक है, आप ह्यूमन बॉडी से टच करेंगे, लेकिन अगर IR आप दूर से ही कर लेंगे तो आपका सेंसर सेफ रहेगा, वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा जो है, ठीक है। ज़रा फासले पे खड़े होकर टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज होता है, ये वायरलेस ही एक किस्म की होगी ना, ठीक है, आप दूर खड़े हुए चीज़ को क्या मेजर कर रहे हैं जो है। तो इस तरह के इसके क्या जो रिमोट सेंसर इस तरह के होते हैं उनके क्या एडवांटेज होते हैं जो है। तो इसको मैंने आगे हम फोटो सेंसर भी पढ़ेंगे, इसमें भी IR सेंसर आता है, ऑटोमेटिक डोर सेंसर जो है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि इसमें बजाय टेम्परेचर मेजर करने के इंफ्रारेड रेडिएशंस को आपके किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, ठीक है, कोई आपके पाथ में कोई चीज़ खड़ी हुई है, ठीक है, जैसे एरोप्लेन है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, कोई और कोई ना कोई रेडिएशन सेंड करके करते हैं ना। तो ऑटोमेटिक डोर सेंसर में यहाँ पे हमारे पास ये जो सेकंड होगा इसका जो फोटो सेंसर में, एक तो सोलर सेल है उसको बाद में हम बात करते हैं, सेकंड इसमें इंफ्रारेड ऑटोमेटिक डोर सेंसर, ठीक है। तो ये मैंने कल भी आपको डायग्राम दिखाई। द प्रिंसिपल बिहाइंड इंफ्रारेड ऑटोमेटिक डोर सेंसर इज द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफ्रारेड लाइट। ट्रांसमिशन पहले ट्रांसमिट करता है, इसके अंदर एक ऐसा जिस तरह LED होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है, होता है, तो इस तरह इसमें भी ऐसा डिवाइस लगा है जो कि हीट रेडिएशन एमिट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है, ठीक है। और साथ ही क्या है, इसमें रिसीवर भी लगा होता है, इसी सेंसर के अंदर लगा होता है। तो an element known as light emitting diode transmit active infrared light which is reflected on the floor and received by an optical receiver known as photodiode. फोटोडायोड क्या होता है, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और जो LED होता है ये क्या होता है, जो लाइट को एमिट करता है, इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, यही है ना, LED लाइट्स हम लेते हैं, LED बल्ब हैं, तो हम क्या देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो लाइट एमिट करते हैं, इन्हें कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। यानी जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर के हैं दोनों एक डायोड होते हैं, एक फोटो डायोड है जो लाइट को रिसीव करता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और LED एक होता है जो लाइट ट्रांसमिट करता है, इसका काम है कौन सी लाइट एमिट करवानी है, इंफ्रारेड। आपको डिफरेंट तरह की LEDs मिल जाती हैं, कोई ब्लू लाइट एमिट करती है, कोई कौन सी करती है, किस तरह की करती है, हर तरह का डायोड आप क्या बना सकते हैं, डिफरेंट एनर्जी की लाइट आप उनसे एमिट करवाते हैं डिफरेंट LED से। तो ये दो सेंसर इसमें लगे होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर, और दोनों के डायोड ही होते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज देर इज नो मूवमेंट or object in the path of the light beam, the light pattern is static and the sensor remains in standby. जब तक कोई मूवमेंट नहीं रास्ते में आती तो लाइट पैटर्न स्टैटिक है, लेकिन जब जो कोई चीज़ सामने से गुजरेगी लाइट का पैटर्न जो रिफ्लेक्टिव लाइट अब डिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेंसर को पता लग जाएगा कि अब लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी अब वो नहीं आ रही, आगे मतलब कोई ऑब्स्टिकल आ गई है, कोई उसमें मतलब चेंज आई है रिफ्लेक्शन में थोड़ी, वो फौरी उसके साथ एक स्विच अटैच होगा जो कि एक सर्किट को ऑन कर देगा, और वो सर्किट के जब ऑन होगा तो दरवाज़ा या डोर ओपन हो जाएगा जो है, ठीक है। और फिर जब ऑब्स्टिकल रास्ते से फिर, और इसमें कितनी देर ओपन रहेगा ये सारी प्रोग्रामिंग की जाती है कि 5 सेकंड के लिए ओपन रहना है, 3 सेकंड के लिए रहना है, ये आगे सारा उसके अंदर सारी के जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। आप चाहें तो एक दफ़ा दरवाज़ा खुल गया तो 5 सेकंड के लिए ओपन रख सकते हैं उसे, फिर आप या खुला है तो उसे 1 मिनट के लिए ओपन रख सकते हैं। नॉर्मली ये फ्यू सेकंड ही होता है, आपने देखा होगा यूं ही हम डोर के सामने जाते हैं दरवाज़ा खुल जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाता है। वो टाइम उसमें सेट किया जाता है कि कितने टाइम के बाद उसने ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है, ठीक है। तो ये है कि कोई इस ऑटोमेटिक डोर सेंसर में इस तरह के हम के ये ऑप्टिकल सेंसर है, यहाँ हम ऑप्टिकल सेंसर की बात करेंगे। तो ये भी एक लाइट है, इंफ्रारेड लाइट भी एक लाइट है, ठीक है, ये इनविजिबल होती है लेकिन आती क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है और लाइट ही हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या होती है, रेड कलर से मच ग्रेटर होती है, वो 400 है, 300 है, अगर तो ये उससे मच ग्रेटर, जैसे अभी बताया कि 4 माइक्रोमीटर से लेके 4 माइक्रोमीटर में 4000 नैनोमीटर से इस रेंज की वेवलेंथ के हम एमिट करवाते हैं, और ये इन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। जैसे एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ आपको पता है कितनी होती हैं, गैमा रेज है उनकी वेवलेंथ कितनी होती है। एक आपने
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा ना, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ इतनी है, पूरा एक एरो पे डिफरेंट वेवलेंथ की रेंज शो की जाती है कि रेडियो वेव्स की ये वेवलेंथ होती है, देखा होगा कहीं ना कहीं किसी बुक में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है। हाँ एफएससी में है कि कहीं पर भी आपको नेट से मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है ऑटोमेटिक डोर सेंसर्स का, उन्हें आईआर इंफ्रारेड डोर सेंसर या ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल डोर सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर मेजर नहीं हो रहा, यहाँ बस उस लाइट को एज ए सिग्नल यूज किया जा रहा है। अब इसकी जगह अल्ट्रासोनिक वेव यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप क्या कोई और रेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली वो क्या, वो रेज का एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है, लेकिन जाहिर है विजिबल लाइट इससे यूज नहीं करते, वो भी यूज हो सकती है कि उसमें हमारे पास क्या वो आप डोर से वो लाइट मीट होके आ रही है, वो आपकी आईज में पड़ेगी, ये वो तो इंफ्रारेड रेडिएशन नजर नहीं आती, तो इसलिए ये कोई डिस्टर्ब नहीं करती। आप आ रहे हैं, अगर दरवाजे पे आपके सामने लाइट कोई ऐसे ब्लिंक कर रही हो, या कोई और दूसरी डेंजरस रेडिएशन है, कोई लेजर है, उसको हम नहीं यूज करते क्योंकि वो ह्यूमन आई के लिए क्या डेंजरस भी हो सकती है जो, तो कोई ना कोई रेडिएशन लाइट आपने यूज़ करनी है, तो इसके लिए मोस्ट सुटेबल क्या है, फिर हमारे पास क्या है जो इंफ्रारेड लाइट है। अदर रेडिएशन के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेज भी हैं, अल्ट्रासोनिक के अपने ड्रॉबैक एडवांटेज हैं, तो इसके लिए मोस्ट सुटेबल जो हमारे पास क्या है वो क्या है इंफ्रारेड रेडिएशन ही है। ऑप्टिकल में दूसरा जो कॉमन सेंसर है जैसे फोटोवोल्टिक्स है, सोलर सेल है, ठीक है, वो इसमें भी आगे हमने ऑटोमेटिक डोर सेंसर में देखा है कि फोटो डायोड क्या होता है, जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है जो है, ठीक है। तो सोलर पैनल ये भी एक सेंसर है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है कि जब लाइट पड़ेगी इस पर तो ये क्या करंट जनरेट करेगा। ऐसा ही है ना, सेंसर ही है ना एक, कि लाइट फॉल करेगी, लाइट है तो करंट मिलेगा, लाइट नहीं है तो करंट के नहीं मिलेगा। और ये सिंपल है, इसमें आपको मैं खैर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि फोटोवोल्टिक सेल कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें जिस तरह हमारे जितने सिलिकॉन सोलर पैनल्स हैं, जब लाइट फॉल करती है तो उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से किस में जंप करवा सके, कंडक्शन बैंड में। अगर उससे कम एनर्जी होगी तो वो क्या इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे और करंट नहीं फ्लो होगा। तो हमने फिर सोलर पैनल में ऐसा मटेरियल ढूंढना होता है जिसका जो बैंड गैप है वो इतना हो जो सनलाइट की एनर्जी से कंपेटिबल हो, और सिलिकॉन मोस्ट सुटेबल क्या सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप इतना कम है, इतना स्मॉल है, जो सनलाइट एनर्जी से कंपेटिबल है, इससे सनलाइट हम फॉल करवा के इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट कर सकते हैं। और भी सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो हर तरह का सेमीकंडक्टर सोलर पैनल में यूज़ नहीं किया जा सकता। खास तौर पे वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर जिनका बैंड गैप बहुत वाइड होता है, ज़्यादा होता है, तो वो सनलाइट एनर्जी से कंपेटिबल नहीं है, उसमें सनलाइट उनमें इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करवा सकती वैलेंस से कंडक्शन में, तो फिर हम वो मार्केट में उस मटेरियल के सोलर पैनल नहीं बना सकते, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज भी सेमीकंडक्टर की बेस्ट होनी चाहिए, एक तो बैंड गैप है, फिर उसकी कंडक्टिविटी भी बेटर होनी चाहिए, और अदर डिफरेंट पैरामीटर्स है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है वहाँ, आपने इसकी फिजिक्स पढ़ी होगी। तो एनी फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल ये ऑप्टिकल सेंसर हैं, ये लाइट को कन्वर्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में। सेंसर का यही काम है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करना, कन्वर्ट करना जो, ठीक है। मैग्नेटिक सेंसर्स हैं इसके बाद। मैग्नेटिक सेंसर डेली लाइफ में बता सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कोई यूज़ मैग्नेटिक सेंसर जो आपके जहन में आ रहे हैं डेली लाइफ में, जो मैग्नेटिक सेंसर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ओहम मीटर में कहाँ, उसमें कैसे मैग्नेटिक सेंसर होता है यूज़। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें ठीक है, वो भी और कोई इसके अलावा। कंपास निडल सर। ठीक है, वो भी कंपास नीडल, वो सिंपल क्या एक मैग्नेटिक सेंसर है, ठीक है। वो हम उसे ये समझेंगे कि वो मैकेनिकल टाइप है, इसी में कह देंगे ना उसे कि डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी नीडल को, कंपास की नीडल को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उससे आप फील्ड की प्रेजेंस क्या है उसको क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही तो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या है वहाँ पे सराउंडिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड मेजर भी कर सकते हैं, हम पता चल सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। नो सर। नो, वो जस्ट डिटेक्ट करता है, जिसका गिलवानोमीटर आपने पढ़ा और एम मीटर पढ़ा, ठीक है। गिलवानोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, जबकि एम मीटर करंट को क्या करता है, मेजर भी करता है जो है, ठीक है। तो नॉर्मली जो मैग्नेटोमीटर्स हैं, मैग्नेटिक सेंसर्स हैं,
अगर उसे कंप्लीट फॉर्म में देखेंगे तो हम फिर वो ऐसा होना चाहिए जो मेजर भी करे, वो एक कंप्लीट मैग्नेटिक सेंसर होगा कि फील्ड कितना है। ठीक है, अक्सर हमें फील्ड की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो कितना फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसा यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर करते हैं, टेस्ला में। ठीक है, गाज भी है जो दूसरी सीजीएस सिस्टम में है, और अदर यूनिट्स भी हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंट यूनिट्स पढ़ी हुई है। तो इनमें जो मेन है डिफरेंट टाइप है जो डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जिससे हमने सॉरी टेम्परेचर सेंसर पढ़े हैं, हर एक का वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट था। थर्मोकपल भी थे, थर्मिस्टर्स भी थे, ठीक है, सेमीकंडक्टर सेंसर भी थे, और डिफरेंट टाइप्स हमने जैसे पढ़ी। इसमें हैं जो फेमस है फ्लक्स गेट, हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक सेंसर। हॉल इफेक्ट वो है जो मैग्नेटो रेजिस्टिव, मैग्नेटो रेजिस्टिव जैसे नाम से जाहिर है कि रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड इसका भी आपस में लिंक है। आप जानते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड और रेजिस्टेंस का क्या लिंक है, कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेजिस्टेंस का कोई लिंक मौजूद हो, कोई ऐसा फिनोमेना आपने पहले पढ़ा? चलो, मैग्नेटो इंडक्टिव ये तो पढ़ा होगा, मैग्नेटो मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन, फैराडे लॉ है। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं तो क्या हमारे पास क्या वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका स्किड है और सुपर कंडक्टिव कॉन्टेंट ऑफ डिवाइस है, मल्टीपल है, बहुत सारे हैं। हम इनमें से एक दो जो मोस्ट फेमस है, ठीक है, उनको हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनका क्या है, हॉल इफेक्ट का खास तौर पे जो है आप इसमें वेल नोन फिनोमेना है। हॉल इफेक्ट है क्या, कोई डिफाइन कर सकता है? अगर मैं डायग्राम यहाँ पे शो करूँ, ठीक है, इस डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हॉल इफेक्ट पढ़ा होगा ना आपने? सर हमने नहीं पढ़ा। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कहीं पे भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा? सर एमसीक्यूज इस दफ़ा एक आया था लेकिन सर ने पढ़ाया हुआ नहीं था। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? एसएसपी में सर। अच्छा, एसएसपी में, ठीक है। चलें, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास आपको एक सर वायर, थोड़ा बहुत रीड किया था, इसके अंदर हम डेंसिटीज को मेजर करते हैं। मुझे एग्जैक्टली इतना किस चीज़ को सॉरी मैं ये करते हैं? सर, डेंसिटीज ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हॉल इफेक्ट में। अच्छा, डेंसिटी ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया है, सर लेकिन वोल्टेज प्रॉपर्ली डिफरेंस। हम्म, ओके। सर तो वोल्टेज डिफरेंस भी। ठीक है, अगर एक कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो का है, लेट्स से ये एक डायग्राम से आप गौर करें ज़रा। ये हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, विड्थ डब्ल्यू है, टी उसकी थिकनेस है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप एक वायर है आपके पास, उसमें से आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट का पाथ आपको शो हो रहा है। उस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उसके परपेंडिकुलर कंडक्टर के जो है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसी कंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी। आपने करंट कैरी कंडक्टर को उसके नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है फोर्स अप्लाई करनी है, तो लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगी ना मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, बेंड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ किधर बेंड होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, किस एक्सिस के अलोंग लगेगी, इन इन दोनों के परपेंडिकुलर। वो कौन सी डायरेक्शन होगी एक्स वाई जेड में से? वाई सर। वाई होगी, वाई, वाई क्योंकि एक्स। एक्स में तो करंट था ना, हॉरिजॉन्टल करंट है, ये शो हो रहा है। ठीक है, जेड में मैंने बी बताया, बी जेड लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे थे, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के पास को डिफ्लेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी होगा। करंट तो फ्लो हो रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन या पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं वाई एक्सिस में। इसकी वजह से क्या नेट करंट इंड्यूस हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, या ईएमएफ इंड्यूस होगी। करंट फ्लो हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वहाँ हम कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। एंड दैट ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ये कब ज़्यादा इंड्यूस होगी कब कम इंड्यूस होगी। हाँ, जब हम ये बेसिकली वो भी है करंट पे भी डिपेंड कर रही है, और दूसरा क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पे। फील्ड।
ठीक है। करंट तो आपने फिक्स कर दिया ना एक दफ़ा जब पास करा रहे हैं, ठीक है, वो उसकी अमाउंट पे डेफिनेटली करेगी, लेकिन उसको तो हमने किसी गिवन सेंसर के लिए फिक्स करंट पास करवा देते हैं। असल तो ये किस पे डिपेंड करेगी, बी पे, करंट पे भी करेगी, लेकिन करंट तो हमने फिक्स कर दिया ना एक दफ़ा जो सेंसर में से गुजार रहे हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, ये इंट्रिंसिक है ना पैरामीटर, हम जो खुद दे रहे हैं। असल उसकी बेंडिंग किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, और यही बी डिसाइड करेगी कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होनी है, राइट। अब यानी कि डिपेंडेंस टोटली किस पे होगी, बी पे होगी जो है, ठीक है। तो इस तो यही आप चाहते हैं ना, सेंसर क्या करता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को या किसी फॉर्म ऑफ फिजिकल फिनोमेना को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का पार्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है, बड़ा यानी सिंपल फिनोमेना है जो, ठीक है। तो उसमें अगर हम इसका ये फार्मूला देखें, जो हार्ड वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वी एच डेट इज इक्वल टू आई बी ओवर एन ई इंटू टी, ठीक है। वो करंट डेफिनेटली आ गया, क्योंकि जैसे आप देखें ना, डायफ्राम में बेंडिंग हम जो कहते थे किस पे डिपेंड करती है, एक तो प्रेशर डिफरेंस पे करती है ना, डायफ्राम पे बेंडिंग यही कहते थे ना, लेकिन वो बेंडिंग अगर डायफ्राम सॉफ्ट हो तो ज्यादा होगी, हार्ड हो तो क्या होगी, कम होगी ना। तो वो तो पैरामीटर हम फिक्स कर दिया, सॉफ्ट ले ली तो वो पैरामीटर फिक्स हो गया। अब हमने फिर जो मेन डिपेंडेंस किस पे थी, प्रेशर डिफरेंस पे, वही हम मेजर करना चाहते थे ना कि प्रेशर पे कैसे वो बेंड कर रही है, ज्यादा कम प्रेशर है कम बेंड करे, ज्यादा पे ज्यादा करे, क्योंकि बाकी पैरामीटर को हमने ऑप्टिमाइज करके, ऑप्टिमाइज करने का मतलब है जो मोस्ट सुटेबल लेने हैं वो ले लिए जो है। तो इनिशियली करंट कितना लेना है वो हमने एक सुटेबल करंट डिटेक्ट कर लिया। तो अगर हम ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनिशियली सिग्नल आपको हाई होगा, उसमें चेंज भी आपको ज्यादा मिलेगी, ऐसा ही है ना। करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो भी ज्यादा ही मिलेगी ना। अब आपने उसको बढ़ाना है तो आपको बी को ज्यादा बढ़ाना होगा, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, बी है। इट मीन आप इस सेंसर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां ईएमएफ क्या होगी, कम इंड्यूस होगी ना। तो कितनी ईएमएफ बहुत वीक होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी, ऐसा ही है ना। अगर बहुत ही वीक फील्ड होगा तो ईएमएफ, ठीक है, तो वो आपकी मिनिमम लिमिट सेंसर की होगी, ठीक है। और मैक्सिमम भी इसकी एक सैचुरेशन होती है। जाहिर है कंडक्टर में से आप एक फाइनाइट करंट ही फ्लो करवा सकते हैं ना, तो ये तो नहीं है कि आप इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड करते हैं करंट बढ़ता ही जाएगा, ईएमएफ बढ़ती ही जाएगी। एक फाइनल सैचुरेशन लिमिट आ जाएगी ना जो उस कंडक्टर में करंट की होगी, जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। तो इसलिए एक सेंसर की रेंज, हर सेंसर की रेंज होती है कि वो 1 मिली टेस्ला से 1 टेस्ला या 1 मिली टेस्ला से 100 मिली टेस्ला, जो भी है, हर एक सेंसर की डिफरेंट रेंज है, वो उसके सर्किट पे डिपेंड करती है। एन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और टी यहाँ पे क्या था, थिकनेस थी उसकी वायर की या कंडक्टर की जो है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये दूसरा हमारे पास क्या, ये हॉल कांस्टेंट, आगे ये फिनोमेना आप रीड कर सकते हैं, इसमें लिखा नेगेटिव हुआ है कि साइन सर। ये चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर में भी हॉल इफेक्ट होता है, मेटल्स में भी होता है, दोनों में ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये बड़ा डिटेल में सॉलिड सिर्फ इसमें टॉपिक है हमारा, यहाँ मकसद डिटेल में, जैसे सीबैक इफेक्ट मैंने बताया था आपको, उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फिजिक्स है। अगर आप उसे एम पी रिसर्च लेवल पे पढ़ें तो आपको कई बुक्स मिलेंगी उसके बारे में। अगर आप उसे एज ए टॉपिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे पढ़ें, कहीं आपकी बुक में होगा, वो चलो 2-3 पेजेस का टॉपिक होगा, उसमें बहुत सारी डिबेट है आगे। जैसे आप एफएससी में जस्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक जस्ट ओवरव्यू लेते हैं, तो जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, आप डेप्थ में जब जाते हैं, फिर आपको लगता है ये चीज़ें तो बड़ी सिंपल नज़र आ रही हैं, एक्चुअली इतनी सिंपल नहीं होती हैं, इनकी डेप्थ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी, आप नेट से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल जितना मैंने आपको बता दिया ये आपके लिए क्या सफिशिएंट है जो, ठीक है। ये चार्ज कैरियर्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, होल्स भी हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं ना। और जबकि मेटल में सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस वजह से इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है जो, ठीक है। ये लिखा भी है, फॉर अ सिंपल मेटल वेयर देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन द हॉल वोल्टेज वी एच इज गिवन बाय, यानी मेटल्स के लिए क्या है, माइनस में है, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए प्लस भी होगी और माइनस भी होगी, ये साइन ही है ना जस्ट, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज कैरियर भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ सेमीकंडक्टर पी टाइप होते हैं ना, कुछ क्या होते हैं, एन टाइप, राइट। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में क्या होते हैं, होल। तो फिर आप कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, यानी हॉल इफेक्ट
सेमीकंडक्टर में भी होता है और मेटल में भी होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हॉल वोल्टेज आ गई, तो हॉल कोफिशिएंट भी नीचे बताया गया है। वो जो हॉल कोफिशिएंट है ज़ाहिर है वो वोल्टेज पे, उसमें वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है उस पर डिपेंड करता है, और जो जे एक्स है करंट डेंसिटी है, बी के मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी क्या डिपेंड करेगा जो है। बस आपने जस्ट स्टेटमेंट ही याद करी कि हमने सेंसर पढ़ना है, ये टॉपिक की कोई डिटेल आपको नहीं आनी चाहिए। हॉल इफेक्ट होता क्या है और उससे सेंसर हम किस तरह से बना रहे हैं, ये वैसे मैंने डिटेल थोड़ी पुट कर दी है आपके इंटरेस्ट के लिए। है तो वही है, वोल्टेज का फार्मूला है, उसके हॉल कोफिशिएंट का फार्मूला है। हॉल वोल्टेज जो हमारे पास है हॉल कोफिशिएंट पे डिपेंड, ई वाई इज इक्वल टू आर एच इंटू जे एक्स इंटू बी। ठीक है, करंट डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है और आर एच पे कर रही है। और जो हॉल कोफिशिएंट है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ये डिवाइड कर देना इधर ला के, आर एच को फाइंड करना, इसी फार्मूले से निकाला हुआ है ना, आर एच को यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो ये इन दो फील्ड की रेशियो, ये यानी आउटपुट है, ये क्या इनपुट है, यही है ना। दो इनपुट क्या दे रहे हैं, जे एक्स दे रहे हैं करंट डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये इनपुट आप दे रहे हैं। तो हॉल कोफिशिएंट कुछ मटेरियल के लिए ज़्यादा होगा, कुछ के लिए कम होगा, यानी ये मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करेगा, करेगा ना मटेरियल की नेचर पे। यानी वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, फिर सेमीकंडक्टर में भी क्या है, उस पर करंट डेंसिटी किसी मटेरियल में हाई होती है, किसी में क्या होती है, लो होती है ना। हर मेटल की कंडक्टिविटी एक जैसी नहीं ना होती, कॉपर की और है, निकल एल्यूमिनियम की और है, सिल्वर की और है, तीनों मेटल है ना। सिल्वर की वायर होगी कंडक्टिविटी और है, उस पर करंट डेंसिटी और होगी। ठीक है, सेम सेम वोल्टेज दे रहे हैं तो सिल्वर में करंट और फ्लो होगा, कॉपर में और होगा, और दूसरी कोई और मेटल ले लें, कोई एल्यूमिनियम में डिफरेंट होगा ना, कंडक्टिविटी डिफरेंट है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो हॉल कोफिशिएंट ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, करना चाहिए ना। बाकी तो एक्सट्रिंसिक है, बी एक्सट्रिंसिक पैरामीटर है, तो जो जे एक्स है वो बेसिकली मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रही है। चार्ज कैरियर डेंसिटी जो एन होती है, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाए, हॉल वोल्टेज एन पे डिपेंड कर रही है ना, चार्ज कैरियर डेंसिटी। और आपको पता है सेमीकंडक्टर में खास तौर पर मेटल में चार्ज कैरियर डेंसिटी में बहुत फर्क होता है। कहीं पढ़ा है कितना फर्क होता है, किन में चार्ज कैरियर डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटल्स में या सेमीकंडक्टर में? चार्ज कैरियर डेंसिटी जी सेमीकंडक्टर में ज्यादा होती है, मेटल। मेटल में, मेटल में ज्यादा, मेटल ज्यादा ये होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट। एक आपने वायर का पीस ले लिया है मेटल का और सेमीकंडक्टर, किस वजह से पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, मेटल की, और मेटल में चार्ज मेटल। कैरियर भी ज्यादा होते हैं। चार्ज कैरियर ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी ना। देखिए डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, नंबर पर, यानी एक यूनिट वॉल्यूम आपने मेटल का ले लिया, एक यूनिट वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम क्या ले लिया सेमीकंडक्टर का। तो क्योंकि अगर मेटल में चार्ज कैरियर ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी ना। एक, हाँ, एक एक सिलेंडर में गैस ज्यादा है, एक में गैस कम है, सेम वॉल्यूम के सिलेंडर है, तो किस में डेंसिटी हाई होगी, गैस की डेंसिटी किस में, जिसमें गैस ज्यादा होगी। वॉल्यूम से देखिए, वॉल्यूम तो सेम रखना है ना, डेंसिटी होती क्या है, मैस डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम तो फिक्स रखता है, यूनिट वॉल्यूम यही कहा जाता है ना। यूनिट वॉल्यूम मीन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, कोई भी ले लें, एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, उस पर आपने चार्ज कह दिया। तो जिस तरह हमने अभी कहा कि जो डायाफ्राम में डिफॉर्मेशन है, डायाफ्राम की नेचर पे भी डिपेंड करती है ना, देखा था ना हमने। ठीक है, कि डायाफ्राम किस मेटल की ले रहे हैं आप, चाहे थिकनेस सेम भी कर दें, आप साइज डायाफ्राम का सेम भी कर दें, एक डायाफ्राम आपने कॉपर की बनाई हुई है, एक आपने एल्यूमिनियम की बनाई है, क्या दोनों सेम बेंड होंगी? तो ये ई आ जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक मेटल का और है दूसरी का और है, होगा ना। तो ये वो इंट्रिंसिक पैरामीटर जो हमने पीछे भी सेंसर्स में पढ़े हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेटली लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये हमने डिफाइन करने हैं सेंसिटिविटी के हवाले से, सेंसिटिविटी के हवाले से डिफाइन करनी है ना। ठीक है, सेंसिटिविटी कितनी है सेंसर की, तो वो हमने उस हिसाब से देख लेने हैं पैरामीटर, कि सेंसिटिविटी हाई लेनी है तो हमें स्मॉल इनपुट से लार्ज आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने मेटल लेनी है या आपने सेमीकंडक्टर लेना है। ये चार्ज कैरियर के हॉल वोल्टेज क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली आ रही है ना एन के, तो फिर सेमीकंडक्टर में कम होगी तो उसमें हॉल वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है सेमीकंडक्टर यूज़ करने के और भी बहुत से ड्रॉबैक्स हों मेटल की निस्बत,
तो उस डिटेल में हम नहीं जाना, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा टॉपिक पहले सारा डिटेल में, वो अगर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हमने एज ए कंसेप्ट इसको डिस्कस करना है। तो एज ए कंसेप्ट हम इसको पे बहुत सारी डिबेट के कर सकते हैं जो है। तो ये क्लियर, सिंपल टाइप ऑफ हर सेंसर का आपने कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल है, यानी ये 5 to 10 लाइंस का हर टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे तो आपने वैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉल इफेक्ट है क्या, डेफिनेशन, वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हॉल इफेक्ट आप ज़्यादा इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो किन किन फैक्टर से प्ले कर सकते हैं, पता होना चाहिए ना। ये तो जैसे डायफ्राम में डिफॉर्मेशन आप ज़्यादा चाहते हैं फॉर अ गिवन प्रेशर, तो आप किन पैरामीटर से प्ले कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे, अब मैं वो पूछूं अगर, चलो डायफ्राम का गिवन प्रेशर डिफरेंस के लिए आप डायफ्राम में डिफ्लेक्शन ज़्यादा चाहते हैं, शाबाश, एरिया ज़्यादा और थिकनेस ज़्यादा, थिकनेस कम और कम, टेंशन ना हो, टेंशन ना हो, थिकनेस कम हो, एरिया ज़्यादा हो। गिवन प्रेशर मैंने कह दिया ना, कोई एक सर्टन प्रेशर है, तो ज़ाहिर है 2 डिफरेंट डायफ्राम आपने लेनी है, फर्ज करें ऐसे ही कंपेरिजन करना है ना, तो एक की थिकनेस कम होगी तो उसमें ज़्यादा होगा ना गिवन प्रेशर के लिए डिफॉर्मेशन ज़्यादा, ऐसे ही चेक किया जाता है ना। प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया, तो अब आपको क्या, फिर ज़्यादा डिफॉर्मेशन के लिए वो सॉफ्ट से सॉफ्ट होनी चाहिए, जितनी थिन होगी, और उसका यंग मॉडल्स वेलोसिटी हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए हाई डिफॉर्मेशन के लिए। कम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना डिफॉर्मेशन के, क्या ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस जस्ट एमसीक्यू में इसी तरह की पूछो, इससे कंसेप्ट भी आपका होता है ना, कंसेप्ट पता होगा, उसका फार्मूला पता होगा, तभी आप बता पाएंगे ना। तो मेन फार्मूला आपको बस एक पता हो तो वो डिपेंडेंस आप सारी बता सकते हैं। एक तो सिंपली पूछा जा सकता है, फिर इनडायरेक्टली कंसेप्ट के लिहाज से कि हाँ मैं अगर ये चीज़ बढ़ा दूँ तो क्या होगा, वो बढ़ा दें तो क्या होगा। जैसे पहले ही मैंने आपको पेपर बना के दिया था, सिंपल सा छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे थे जो है, तो इजीली आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया सेंसर, ये बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी यूज़ होता है, बहुत सारे सेंसर्स में हॉल इफेक्ट की बेस पे क्या वो क्या वर्क करते हैं फिर जो है। फिर जैसे हर सेंसर की अपनी सेंसिटिविटी होती है, लिमिटेशन होती हैं, हो सकता है ये बहुत स्मॉल फील्ड को सेंस ना कर सके, क्योंकि फील्ड इतना ताकतवर तो होना चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके जो है, राइट। अगर वीक फील्ड होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर वीक फील्ड के लिए कोई और आपको ज़्यादा सेंसिटिव क्या सेंसर चाहिए होगा। तो इस तरह का एक और सेंसर ये बहुत हाईली सेंसिटिव है, मैग्नेटो रेजिस्टिव। मैग्नेटिक फील्ड से रेजिस्टेंस का लिंक है इसमें, कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट होता है। एक मेटल में करंट गुजर रहा है, ठीक है, उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें मेटल के क्रॉस, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी या नहीं चेंज होगी? हो जाएगी सर। कोई आपने टॉपिक फिनोमिना पढ़ा है कोई कहीं पे, उसको कोई इफेक्ट कोई पढ़ा हो उसका नाम, कि रेजिस्टेंस चेंज? जो करंट का फार्मूला होता है I = V/R, जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैग्नेटिक फील्ड के हमने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं, जैसे सोलेनाइड के लिए या टोराइड के लिए, μ0I/2πr, μ0 Ni, इसमें जो मैग्नेटिक